प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। पिछली अनविति में हम लखनवी अंदाज अध्याय में पढ़ रहे थे कि नवाब साहब ने खीरों को धो करके, उनको काट करके, छील करके तौलिए पर फाकों के रूप में बिछा दिया और उसके बाद उस पर नमक मिर्च मिला मसाला बुरकने लगे। लेखक ने कहा है कि जब वे मसाला बुरक रहे थे तब ऐसा महसूस हो रहा था कि मानो उनके जबड़ों में स्फुरण हो रहा है, जबड़े थिरक रहे हैं या उछल रहे हैं। इसका सीधा अर्थ है कि उनके मुंह में पानी आ रहा है। जब हम किसी खाने की वस्तु को काटते हैं, छूते हैं अथवा उस पर मसाला आदि बुरकते हैं तो हमारे मुंह में पानी आना स्वाभाविक है। ऐसा ही नवाब साहब के साथ भी हुआ था। पर लेखक कहते हैं कि नवाब साहब अपने आप को नवाब तो प्रस्तुत करते हैं और खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को आगे चल करके वो अपने खाने योग्य भी नहीं समझेंगे और कहीं न कहीं उपेक्षा का भाव भी रखते हैं। पर जब खीरे को वो काट करके मसाले से तैयार कर रहे हैं तो उनके जबड़ों में मानो पानी आ गया, मुंह में पानी आ गया है, अर्थात खाने की तीव्र उत्कंठा है। इससे सीधा संकेत मिलता है कि खीरा नहीं खाने का या खीरे के प्रति उपेक्षा का जो भाव है वो बनावटी है। वास्तव में खीरा वो खाना चाहते हैं, उनके मन में तीव्र उत्कंठा है। इसीलिए कहा है कि ऐसा लग रहा है कि मानो वो मन ही मन खीरे का स्वाद ले रहे हों। हम कनखियों से देखकर सोच रहे थे मियाँ रईस बनते हैं, लेकिन लोगों की नजरों से बच सकने के ख्याल में अपनी असलियत पर उतर आए हैं। नवाब साहब ने फिर एक बार हमारी ओर देख लिया। वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नमक मिर्च छिड़क दिए जाने से ताजे खीरे की पनियाती फांके देखकर पानी मुंह में जरूर आ रहा था, लेकिन इनकार कर चुके थे। आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। उत्तर दिया, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेदा भी जरा कमजोर है, कि भला शौक फरमाइए। लेखक इस बात को पहचान चुके थे कि नवाब साहब एक अभिनय कर रहे हैं, एक बनावटीपन का नाटक कर रहे हैं। वास्तव में खीरे को खाने के लिए उनके अंदर तलब है और मुंह में पानी भी आ रहा है और वे खीरे को मन से खाना चाहते हैं, लेकिन वे अपनी वास्तविकता को छुपाने के चक्कर में असलियत पर उतर आए हैं। वे समझते हैं कि लेखक उसके इस नाटक को समझ नहीं रहे, पर लेखक सब कुछ समझ रहे थे। अतः लेखक कहते हैं कि वो अपनी असलियत पर उतर आए हैं, अर्थात वे अपने नाटक को करने में या बनावटीपन को प्रस्तुत करने में कहीं कमी रख रहे हैं और अपनी असलियत को छुपा नहीं पा रहे हैं। कहते नवाब साहब ने एक बार फिर हमारी ओर देखा और कहा कि वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब क्योंकि शिष्टाचार को मानते थे, वे औपचारिकता में पूरा विश्वास रखते थे। जिस समय लेखक ने ट्रेन के डिब्बे में कदम रखा है उस समय नवाब साहब उनसे बात नहीं करना चाहते थे। यहाँ तक कि उनकी आंखों में असंतोष के भाव भी झलक आए थे। पर और कुछ देर तक खिड़की के बाहर भी वो देखते रहे थे, पर क्योंकि वो शिष्टाचार को मानते थे और औपचारिकता को मानते थे, अतः न चाहते हुए भी लेखक से बात करना उचित समझा। वही कार्य इस समय वो कर रहे हैं। वे कह रहे हैं कि वल्लाह शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है। नवाब साहब कहते हैं कि शौक कीजिए, ये लखनऊ का बालम खीरा है। बालम खीरे की किस्म होती है, जैसे नागपुरी संतरे होते हैं, जैसे कश्मीर के सेब होते हैं, जैसे दशहरी आम, सरोली आम, लंगड़ा आम आदि अनेक प्रकार के आम होते हैं। ऐसे ही खीरे की भी एक किस्म होती है जिसको बालम खीरा बोलते हैं। लखनऊ के लोग बड़े चाव से इसको खाते हैं। नवाब साहब कह रहे हैं कि शौक कीजिए, लखनऊ का बालम खीरा है, अर्थात उच्च कोटि का बालम किस्म का खीरा है, बड़ा ही स्वादिष्ट है। कहता है नमक मिर्च छिड़क दिया तो खीरे की जो पनियाती फांके थी, पनियाती फांके होती जिसमें पानी उभर आया हो ऊपर। हम जब किसी फल पर मसाला आदि बुरकते हैं तो फल के अंदर का पानी बाहर आ जाता है और इधर हमारे मुंह में पानी आता है, उधर फल के ऊपर या किसी फ्रूट चाट के ऊपर पानी उभर कर ऊपर आ जाता है। ऐसी फांकों को बोलते पनियाती फांके। लेखक कहता है कि खीरे की पनियाती फांके देख करके हमारे मुंह में भी पानी आ रहा था, लेकिन कहता है इनकार कर चुके थे।
आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। आत्मसम्मान का अर्थ होता है कि हम अपने आप को कितना सम्मान पूर्वक तरीके से दूसरों के सामने प्रस्तुत करते हैं। अपने आप का सम्मान, व्यक्ति का जब आत्मसम्मान मर जाता है तो वह अपनी ही नजरों में गिर जाता है। क्योंकि लेखक एक बार इनकार कर चुके थे। नवाब साहब ने खीरे के लिए कहा था, लेखक खीरे के लिए इनकार कर चुके थे, और इस समय खीरे की पनयाती फाकों को देख करके लेखक का भी खाने को दिल कर रहा था। क्योंकि लेखक जो होते हैं, साहित्यकार जो होते हैं, वो अपने जीवन को खुली किताब की तरह रखते हैं। उनके प्रत्येक भाव को वो साहित्य में दूसरों के सामने बताते हैं। कुछ भी छुपाने योग्य नहीं होता है। इसलिए कहते हैं कि हमने आत्मसम्मान निभाना ही उचित समझा। अर्थात यदि हम अब खाने के लिए कहते तो हमारी पिछली बात कटती थी, हम अपने आप के सम्मान में कुछ कमी पाते। इसलिए पहले इनकार कर चुके थे। अतः आत्मसम्मान निभाना यही था कि अब भी खाने के लिए मना ही कर दिया जाए। अतः नवाब साहब के कहने पर लेखक ने कहा, शुक्रिया, इस वक्त तलब महसूस नहीं हो रही, मेधा भी जरा कमजोर है, कि भला शौक फरमाइए। क्या कहा कि मुझे अभी खाने की इच्छा नहीं है, आप स्वयं ही खीरे का शौक फरमाइए, मुझे अभी इच्छा नहीं हो रही है। नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग से चमकती खीरे की फाकों की ओर देखा। खिड़की से बाहर देखकर दीर्घ निश्वास लिया। खीरे की एक फाक उठाकर होठों तक ले गए, फाक को सूंघा। स्वाद के आनंद से पलकें मुंद गई। मुंह में भर आए पानी का घूंट गले के नीचे उतर गया। तब नवाब साहब ने फाक को खिड़की से बाहर छोड़ दिया। नवाब साहब खीरे की फाकों को नाक के पास ले जाकर वासना से रसास्वादन कर खिड़की के बाहर फेंकते चले। अब नवाब साहब ने खीरों की फाकों का क्या किया, वो इस गद्यांश में आता है। कहता है, नवाब साहब ने सतृष्ण आंखों से नमक मिर्च के संयोग चमकती खीरे की फाकों को देखा। सतृष्ण आंखें कौन सी होती हैं? जिनमें तृष्णा हो, जिनमें प्यास हो, जिसमें पानी की लालसा हो। नवाब साहब की आंखें सतृष्ण थी, अर्थात वो खीरे की फाकों को बार बार देखते थे, खाने की इच्छा करते थे। लाल ललचाई हुई आंखों से उसको देखा। पर कहते हैं कि खीरे की फाक को उठाया, उससे पहले खिड़की की ओर देखा और दीर्घ निश्वास लिया। दीर्घ निश्वास का अर्थ है एक लंबा श्वास खींच लिया। इस लंबे श्वास का अर्थ है कि खीरा खाया जाए या नहीं खाया जाए। हम कई बार लंबी सांस जब लेते हैं तो वो तब लेते हैं जब निश्चय नहीं कर पाते कि हमें क्या करना चाहिए, अथवा फिर हम कोई ऐसा काम करने जा रहे हैं जो हमें नहीं करना चाहिए। ऐसी अवस्था में यही मुद्रा होती है कि हम लंबी श्वास लेते हैं। नवाब साहब ने भी यही किया था। खिड़की से बाहर देख करके दीर्घ निश्वास लिया, एक लंबा श्वास लिया, और उसके बाद खीरे की फाक को नाक के पास ले गए और बहुत देर तक सूंघा। कहता है आंखें मुंद गई उनकी। जब हम किसी स्वादिष्ट वस्तु को सूंघते हैं या मुंह के पास ले जाते हैं, आंखें बंद करके मन ही मन उसके स्वाद को लेते हैं। नवाब साहब ने भी ऐसा ही किया था। आंखें बंद करके खीरे की फाकों के स्वाद को लिया कि मानो ऐसा लग रहा था कि वो मन ही मन नाक के माध्यम से वासना के रूप में खीरे के आनंद को ले रहे हैं, अर्थात उसकी खुशबू का आनंद ले रहे हैं। सीधे शब्दों में ये कह सकते हैं कि खीरे की फाक को होठों तक ले गए और उसके बाद उसको खिड़की के बाहर छोड़ दिया। यहाँ ये बात स्पष्ट हो जाती है कि नवाब साहब ने खीरे की फाक को खिड़की के बाहर छोड़ा था। उसमें उनकी इच्छा नहीं थी, अपितु वो लेखक को दिखाना चाहते थे। क्योंकि जब उन्होंने खीरे की फाक को सूंघा है, नाक के पास ले गए हैं, तो उनके मुंह में पानी आ गया था। वो अपने इस भाव को छिपाना चाहते थे, पर लेखक बड़े समझदार थे। उन्होंने उनके इस भाव को देख लिया, समझ लिया, परख लिया और ये अनुमान लगा लिया कि वो सब कुछ कर रहे हैं, बनावटीपन है। वो शायद दिखाना चाहते हैं। नवाब साहब ने खीरे की फाक को नाक के पास ले जाकर के उसका आनंद लिया, उसकी खुशबू ली, और मानो आंखें उनकी मुंद गई, आनंद से सरोबार हो गए कि मानो वो वासना के रूप में उसके स्वाद का आनंद ले रहे हों। पर क्योंकि उनको नवाबी भी दिखानी थी, इसलिए खीरे की फाक को उन्होंने
खिड़की से बाहर छोड़ दिया और इस प्रकार वो एक-एक करके खीरे की सब फाकों को नाक के पास ले जा करके वो धीरे-धीरे खिड़की के बाहर छोड़ते रहे। लेखक ने इस बात को समझ लिया कि यह केवल इनका नाटक है, एक अभिनय है। वास्तव में वो मेरे सामने ये दिखाना चाहते हैं कि नवाब लोग खीरे जैसी तुच्छ वस्तु को नहीं खाते। प्यारे विद्यार्थियों, आपने इस अनविति में नवाब साहब की बनावटी जीवन शैली के बारे में और कुछ जाना। अब इससे आगे हम जब इस अध्याय का अंत करेंगे, तब इस कहानी का मूल सारांश भी बताएंगे। कहानी को लिखने का उद्देश्य एक बार फिर स्पष्ट करेंगे। मुलाकात होगी आपसे अगले व्याख्यान में। तब तक के लिए नमस्कार, शुभाशीष।